आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें हम रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे। उससे पहला ग्रोथ और व्हाट इज़ लिविंग वो लेक्चर नंबर 1 में हमने कर लिया था कवर। रिप्रोडक्शन, अब मैं आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा इस तरह से कि आपको पढ़ने, जब आप खुद से पढ़ेंगे इन लाइंस को तो कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं लगेगा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जस्ट पढ़ो, और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी और कोई बकवास नहीं होगी। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोजेनी का बनना जो अपने पेरेंट्स की या तो ज़्यादा या कम सिमिलर हो, यानी कि उसके जो अंदर फीचर होंगे वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, या तो कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता होगा अपने पेरेंट्स से या फिर कम होगा। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को जहाँ पे सिमिलर प्रोजेनी बनती है, आइडेंटिकल नहीं बनती, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो केस लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये हमेशा सही नहीं है बात, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इन्होंने यहाँ तो कह दिया कि सिमिलर बनेगी, लेकिन इन्होंने यहाँ एक फंगस का एग्जांपल भी दे दिया। फंगस भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्पोर्स। वो एसेक्सुअल स्पोर्स को बनाता है, जो एक तरह से इस तरह है, अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ आपको, जिस तरह से बर्ड्स जो हैं, चिड़िया वगैरह परिंदे जो वो अंडा देते हैं और वो अंडा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ठीक इसी तरह ये स्पोर जो हैं, सेक्सुअल स्पोर, ये आगे जाके फंगस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे, ये फंगस जो है वो मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है, यानी कि अपने नंबर बढ़ा लेता है, रिप्रोड्यूस करता है और फैल जाता है। जब नंबर बढ़ जाएंगे तो वो फैल जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स को बनाता है, और वो स्पोर जो है डेवलप करके एक फंगस, एक स्पोर एक फंगस बनाएगा। तो जब मिलियंस ऑफ स्पोर हैं तो मिलियंस ऑफ फंगस बन जाएंगे, तो इससे उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी बहुत तेज़ से। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, तो यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है। अब बडिंग में मतलब क्या है, जो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था उसे मैं यहाँ समझा दूँ कि बडिंग का मतलब क्या है। बडिंग का मतलब है कि ये मान लो एक हाइड्रा है जो 10th क्लास में भी बना हुआ था इस तरह से। अब इसमें से साइड में से एक निकल के बड निकल के आई। ये बड जो है ये साइड में से निकल के और ये ग्रो करती रहेगी। जब तक ग्रो करती रहेगी, जब तक पूरी मैच्योर नहीं होगी ये साइड से, तो ये इससे अटैच ही रहेगी, इस पेरेंटल से। अब ये ग्रो होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, मान लो ये ग्रो हो गई। अब ये पूरी ग्रो होने वाली है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से डी अटैच हो जाएगी और एक नया इंडिविजुअल हाइड्रा यहाँ बन जाएगा, और एक हाइड्रा जो ये पेरेंटल था ये ऐसा ही अलग रह गया, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बड बनी थी साइड से, और वो बड बन के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसलिए इसको बडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और क्योंकि इससे नंबर इंक्रीज हो गए, एक इंडिविजुअल था पहले, अब 2 बन गए, तो इसलिए रिप्रोड्यूस करके इसने अपनी प्रोजेनी बना ली। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट और हाइड्रा, ये बडिंग के ज़रिए अपनी प्रोजेनी तैयार करते हैं। अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इसे मिटा दूँ 1 मिनट। प्लेन एरिया कैसा था? प्लेन एरिया एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था। प्लेन एरिया का मतलब है कीड़ा, फ्लैट वॉर्म। अब कीड़ों की शेप इसी तरह की होती है, सिलेंड्रिकल सी। उसमें ऐसे एक बुक में बना हुआ था, उसका इस तरह से आंखें बनी हुई थी, और वो इसमें ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, इसमें ट्रू रीजनरेशन होगी। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से काट दें, अलग अलग जगह से इस तरह से काट दिया हमने इसे, तो इसके जो मैंने 1 2 3 और ये 4, तो जो 4 के 4 टुकड़े हैं, ये चारों के चारों 4 ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। यहाँ से 4 प्लेन एरिया हमें मिलेंगे।
ये वाला जिसके पास मुंह है वो पूरी बॉडी बना लेगा, जो इसके पार्ट कट गया वो पूरा का पूरा बन जाएगा और मुंह इस पे पहले ही था। ये जिसके पास ये गर्दन गई, नेक गई, वो मुंह भी बना लेगा और नीचे की बॉडी भी बना लेगा। जिसके पास ये तीसरा पार्ट गया वो ऊपर का भी बना लेगा, नीचे का भी बना लेगा। जिस पे फोर्थ पार्ट गया ये ऊपर की तीनों पार्ट बना लेगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्लेनेरिया है उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है, जिसमें जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके टुकड़े किए गए हैं ऑर्गेनिज्म के, वो ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब बात करें फंगस फिलामेंटस एल्गी, यानी कि धागे जैसी एल्गी फिलामेंट जैसी, और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये जो हैं ये भी फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एग्जाम्पल याद करने ज़रूरी हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, अमीबा हो गया, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि अमीबा किस तरह से डिवाइड करेगा। अमीबा जो है वो सेल डिवीज़न के ज़रिए डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक अमीबा मान लो, उसकी शेप तो कोई होती नहीं खास, इसने बनाए 2 अमीबा, इसका न्यूक्लियस, ये एक दूसरा अमीबा बन गया, उसका ये न्यूक्लियस, तो 1 से 2 बने। यहाँ हुआ सेल डिवीज़न। अब इस सेल डिवीज़न को हमने पिछले पेज पर पढ़ा था, पेज नंबर 3 पे के, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ होती है या तो मास में इंक्रीज हो या फिर नंबर में सेल के इंक्रीज होगा तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। तो इस हिसाब से तो ये जो अमीबा है इसने ग्रोथ करी है, लेकिन इसका एक यहाँ पे एक अमीबा था, 2 अमीबा बन गए, तो यहाँ नंबर भी बढ़े, तो यानी ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ रहे, तो रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे बात आती है तो हम ये क्लियरली नहीं कह पाते कि यहाँ पे ये जो है ये ग्रोथ है या फिर ये रिप्रोडक्शन है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो साइनोनिमस होता है ग्रोथ का, यानी कि पर्यायवाची, यानी दोनों को हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक जैसा ही है कि सेल के डिवाइड होने से 2 अमीबा बनेंगे। अब बात अगर हम करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की एक और बात मैंने ग्रोथ वाली लेक्चर में भी बताई थी, यहाँ भी बता दूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो हैं वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि दोनों एक वक्त पे ही हो रहे हैं। हम पहचान नहीं सकते कि ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन। और जिस तरह से ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, डिफाइनिंग फीचर नहीं था, इसी तरह से ये जो रिप्रोडक्शन है ये भी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसकी वजह यह है कि म्यूल्स यानी कि जो हाइब्रिड होते हैं हॉर्स और डंकी के, स्टेराइल वर्कर बीज जो बीज होती हैं मक्खियाँ, वो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की खूबी नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो ऑल इंक्लूसिव हो। इसलिए ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन जैसे ग्रोथ में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर रहे थे, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही थी, वहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही थी, यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं मिलता। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, ना ही रेप्लिकेट करता। लेकिन हमने इस रिप्रोडक्शन को इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल गए कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल लिविंग होने के बावजूद भी
रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब तो अगर हमने इसे डिफाइनिंग फीचर कह दिया तो इस क्राइटेरिया से ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बीज और म्यूज भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेटाबॉलिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है अब वो शुरू करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी कह रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी केमिकल्स से मिल के बने हुए हैं। वो केमिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं यानी छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। वो अलग अलग क्लास से भी बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कोई फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं। अलग अलग क्लास से वो बिलोंग करते हैं। उनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे अंदर कितनी एक ही वक्त पे रिएक्शंस होती हैं, तो हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होती रहती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ ऑल पे गौर देना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। ऑल, ऑल का मतलब यहाँ एक्सेप्शन नहीं दिख रहा, अभी यहाँ ऑल लिखा हुआ दिख गया हमें, तो इस पे गौर देना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको गोले में बनाते जाएं। तो क्या लिखा हुआ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल से मिलकर बने हुए हैं। वो केमिकल जो हैं स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, वो अलग अलग क्लास, साइज और फंक्शन से बिलोंग कर सकते हैं। और सभी जो केमिकल्स हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, या तो यानी कि कोई नया प्रोडक्ट या तो बनता रहेगा जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही, या फिर वो चेंज होता रहेगा किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल से मॉलिक्यूल बनते हैं, जो वो मॉलिक्यूल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे बायो इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब ये जो कन्वर्जन है ये केमिकल रिएक्शन होती हैं, यानी कि किसी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये कन्वर्जन ही तो है। तो ये जो कन्वर्जन है यानी कि किसी एक केमिकल से दूसरे में कन्वर्ट होना, ये कुछ नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन है। और ये केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं, इसीलिए इसे इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे अंदर एक ही वक्त पे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। सभी प्लांट्स के अंदर ऑल लगा हुआ है यहाँ पे भी, सभी एनिमल्स के अंदर, सभी फंगस के अंदर, सभी माइक्रोब्स के अंदर। अब माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को। अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया, ये बात भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफाइनिंग फीचर बन सकती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यानी जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शन एक इंसान की या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही हैं, वो तमाम की तमाम उन तमाम केमिकल रिएक्शन का सम अगर कर दें तो वही मेटाबॉलिज्म है। यहाँ ये बात गौर देने की है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात हो गई। तो अब तक सारे के सारी ऐसी बातें मिल रही हैं जिनसे हमें ये लग रहा है कि इसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। आगे और पढ़ें। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, उसको हम सेल फ्री सिस्टम में भी करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम इन केमिकल रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में होती हैं उन्हें करा सकते हैं। लेकिन अगर हम उन
केमिकल रिएक्शन को बाहर परफॉर्म करेंगे, सेल के बाहर, सेल फ्री सिस्टम में यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम इन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो हम उस रिएक्शन को ना ही लिविंग और ना ही नॉन लिविंग कहेंगे, क्योंकि लिविंग हम जब कहेंगे इन रिएक्शन को अगर ये सेल के अंदर होगी, लिविंग रिएक्शन जब ही कहलाएगी जब सेल के अंदर होगी, और नॉन लिविंग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये भले ही ये लिविंग थिंग तो नहीं है लेकिन ये श्योरली लिविंग रिएक्शंस ही होती हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लो कोई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जैसे प्लांट के अंदर ग्लूकोज बन रहा है तो वो लीफ के अंदर होता है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहा है वो। लेकिन अगर हम वही रिएक्शन बाहर कराने लगे किसी बाहर सेल फ्री सिस्टम में, टेस्ट ट्यूब में, तो उस वो रिएक्शन बिल्कुल ओरिजिनल ऐसी ही होगी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज ही बनाएंगे। लेकिन क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं है इसलिए हम उसे लिविंग रिएक्शन भी नहीं कहेंगे और नॉन लिविंग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लिविंग जैसी ही है, इसलिए हम उसे ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। अब यहाँ पे बात यह है कि ये मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि यहाँ हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, लिखा हुआ आ गया विदाउट एक्सेप्शन। हर कैरेक्टरिस्टिक में हमें यही ध्यान देना है कि कहीं एक्सेप्शन ना आ जाए। अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो वो मुश्किल होगा कि उसे डिफाइनिंग फीचर कहा जाए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ये कह रहे हैं इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर हो गया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बॉडी का वो डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बिकॉज क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो मेटाबॉलिज्म तो है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर बना। मेन जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर सेल से मिलके हमारी बॉडी ना बनती तो उसके अंदर होने वाली रिएक्शन लिविंग रिएक्शन कहलाती ही नहीं। समझ में आई बात? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी बॉडी का सेल से मिलके बनना ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता, यानी कि उसकी बॉडी सेल से मिलके नहीं बनती।